नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रजनी और आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल का कार्यक्रम खेल जगत। दर्शकों, कुछ खेल ऐसे होते हैं जिन्हें हम मनोरंजन के लिए खेलते हैं और कभी कभार हम लोग खेल खेलते हैं हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। लेकिन दर्शकों, चाहे हम खेल मनोरंजन के लिए भी खेल लें, ये हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ तो रखते ही हैं, लेकिन कुछ एक खेल ऐसे भी होते हैं जो हमें हमारी आत्मरक्षा करने के लिए भी मददगार सिद्ध होते हैं। तो दर्शकों, खेल जगत कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में हम जिस खेल को आज आपके लिए लेकर आए हैं वो एक ऐसा खेल है जो हमें हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी आत्मरक्षा के लिए भी बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं ताइक्वांडो खेल में हिमाचल की प्रतिभा, और इसी कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशीष ठाकुर जी। आशीष जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आशीष जी ने राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो के बहुत से खेल खेले हैं और आज हम इनकी जर्नी को जानते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल के युवा का रुझान क्या है इस ताइक्वांडो खेल में और किस तरह से इस प्रतिभा को उभारा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आशीष जी, मैं यही जानना चाहूंगी कि ताइक्वांडो जब हम सुनते हैं ना, तो किक बॉक्सिंग, जूडो और कराटे, ये सब हमारे दिमाग में एक मिक्स जैसी इमेज बना रहे होते हैं। ताइक्वांडो असल में किस तरह का खेल है? ताइक्वांडो जो है ये 3 वर्ड से मिलके बनता है, ताई, क्वान एंड डो। ताई मीन्स किक, क्वान मीन्स डो एंड सॉरी, और जो ये पूरा है इसका मतलब जो होता है वो है आपका किक, पंच, और इसका जो बोथ का जो आर्ट है उसको हम ताइक्वांडो बोलते हैं जी। और जो आपने और भी काफ़ी स्पोर्ट्स के नाम लिए, उसमें जूडो भी था, कराटे भी था, वो एक जो है वो मार्शल आर्ट के पार्ट है। ताइक्वांडो एक छोटा सा पार्ट है ऑल ओवर मार्शल आर्ट का। ओके जी मैम, और ये जो है ये हमारे साउथ कोरिया का नेशनल गेम है। ओके जी, तो कहने का मतलब ये है कि ताइक्वांडो मार्शल आर्ट का ही एक पार्ट है और जिसमें हम लोग अपनी किक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और हम लोग बॉक्सिंग थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं, पंचेस का हम बहुत कम यूज़ करते हैं। ओके, तो ताइक्वांडो क्योंकि आपने भी बहुत ज्यादा खेला है, तो आपकी ही जर्नी से शुरू करते हैं कि कब से आपने ताइक्वांडो खेलना शुरू किया था? मैं 4th स्टैंडर्ड में था, तब से मैंने जो है अपना ताइक्वांडो स्टार्ट किया है। स्कूल लेवल पे मैं स्कूल जो हमारी गेम्स होते थे उसमें खेलता था, तो 4th, 5th, 6th तक मैं खेला हूँ। 6th में मैंने थोड़ा सा ब्रेक दिया था। अच्छा। और उसके बाद 7th, 8th, 9th में जो है मेरा वो फर्स्ट नेशनल लगा था, जो कि मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आफ्टर दैट जो नेशनल खेला था वो मैंने महाराष्ट्र पूना में खेला था। अच्छा। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था नेशनल का। उससे पहले स्टेट लेवल तो खेलते थे बट वो ये उसमें हार जाते थे। अच्छा। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो कि 9th स्टैंडर्ड में मेरे को फर्स्ट टाइम जो है वो मिला था। ओके, तो आपने कहा कि आपने 4th से स्टार्ट कर ली थी ये गेम, लेकिन आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने 4th से स्टार्ट किया था, लेकिन जो हमारा नॉर्मल बच्चा है कौन सी उम्र से शुरू कर सकता है अपनी गेम? मैम मैं तो ये मानता हूँ कि जब 1st, 2nd क्लास जो होती है बिल्कुल सही होती है बच्चे के लिए, क्योंकि उस टाइम जो भी आप बच्चा होगा वो बहुत जल्दी ग्रास्प करता है, बहुत जल्दी। आप उसको कुछ भी सिखाएंगे वो बहुत जल्दी उसको सीख लेता है, बहुत जल्दी और उसको क्या होता है कि उसको कॉन्टिन्यूटी में भी करेगा। आप पेरेंट्स हैं, आप पेरेंट्स उसको कॉन्टिन्यूटी में भेजेंगे कि आप जाओ करो। अच्छा। तो उस वजह से मेरे हिसाब से आप बचपन से ही अगर उसको डाल दो तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी जो है उसी टाइम मेंटेन रहती है और आगे जाके वो अच्छे उस पे स्तर पे रिप्रेजेंट कर सकता है। क्योंकि आशीष जी, हमने आपके बचपन से ही शुरुआत की है जी। तो बचपन में ही पूछना चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं इतने उत्सुक हैं कि हाँ हमारे बच्चे भी या फिर बच्चों का भी काफी उत्साह रहता है इस चीज में कि हम भी ताइक्वांडो खेलेंगे। जी। किस तरह का डर रहता है और किस तरह का डर नहीं होना चाहिए हमारे में? डर तो मैम कुछ भी नहीं है, एक्चुअली स्पोर्ट्स है ये, तो इसमें डर वाली तो कोई बात है नहीं। पर पहले टाइम में बोलते थे कि ये एज अ फाइट लिया जाता था, इसमें जीत हार का जब किसी की डेथ होगी तो ही होता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ये नॉर्मल हो गया हुआ है। अब तो इवन हमारे जो इक्विपमेंट्स भी बहुत हाई लेवल आ गए हैं, उसमें सेंसर चेस्ट गार्ड बोलते हैं हमारे, तो हमारे प्रॉपर चेस्ट गार्ड्स होते हैं, हेड गियर्स होते हैं, तो उसमें सेंसर्स होते हैं। तो जब उस पर हिट करोगे तो जब सेंसर से सेंसर कनेक्ट होगा उसी टाइम आपको पॉइंट आएगा। अच्छा। तो उसमें ना पावर ज़्यादा जनरेट होती है, फेस पे भी नॉर्मल रहता है, तो डर वाली कोई बात नहीं है। एज अ स्पोर्ट्स अगर लेके चलेंगे तो बहुत अच्छी गेम है, इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। अच्छा। आप मेन ये कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है और ये कि पावर वगैरह जो होगी वो जब आप ट्रेनिंग करेंगे उस हिसाब से जो है वो बढ़ती और घटती रहती है। ओके, तो उसके बाद आपने 4th, 5th में खेला, फिर थोड़ा सा ब्रेक दिया और उसके बाद आपने फिर से कंटिन्यू की अपनी जर्नी।
तो कैसी रही फिर आपकी जर्नी और क्या क्या आपने खेला फिर? स्टार्टिंग में तो मैम जस्ट एज कि खेल लेते हैं, किसी ने कहा तो कहने पे चल पड़े, अच्छा। तो वैसे ही स्टार्ट किया था। बट उसके बाद 7th स्टैंडर्ड में एक्चुअली मैंने स्कूल चेंज किया था। उसके बाद मुझे लगा कि एक बार इसको ठीक ढंग से खेला जाए। तो उसके बीच में मैंने और भी काफ़ी सारी गेम्स खेली हैं, पर ताइक्वांडो फिर ऐसा है एज मैं क्या कि इसको आगे भी हम परस्यू कर सकते हैं, जॉब भी है, कुछ और भी है, उसमें भी आगे हम इसको परस्यू कर सकते हैं, उसलिए मैंने खेलना स्टार्ट किया था। अच्छा। और यही है कि मेन जो मैंने खेलना स्टार्ट किया था वो आफ्टर 8 था, जिसमें मैंने अपनी पूरी, जिसको बोलते हैं आप, हेल्प की, मेरे कोच ने मेरी हेल्प की, सबने हेल्प की। वो जो फेज था वो सबसे ऐसा था कि नहीं, उस टाइम मैं कर सकता हूँ। बस अभी तक वो कंटिन्यू चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं। स्कूल में ही खेल रहे थे या फिर कहीं बाहर खेल रहे थे? स्कूल्स में मैम मैंने 4th से लेके 6th तक जो बात की है, उसी फेज में मैंने स्कूल में खेला था। आफ्टर दैट फिर हमारे इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे मैंने उसके बाद जो है वो खेलना स्टार्ट किया। अच्छा, इंदिरा गांधी खेल परिसर जो हमारा शिमला में है। जी 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 जी, जी। तो यहाँ पर हम लोग ताइक्वांडो सीख रहे हैं जी। तो अगर मैं, क्योंकि अभी हम लोग शिमला में, जैसा कि आपने कहा कि आप इंदिरा गांधी खेल परिसर में खेल रहे थे, तो वहाँ पर आप एंट्री किस तरह से लेते हैं और कैसे आपको ताइक्वांडो में एंट्री मिलती है वहाँ पर? वो तो मैम फॉर्म फिलिंग ही है, आपको वहाँ जाके फॉर्म लेना है, फिल करना है, उसमें आपको फीस सबमिट करवानी है। बाकी जो भी अगर ताइक्वांडो खेलना है तो वहाँ ताइक्वांडो की कोचेज है, वो आपको बताएंगे कि ये आपकी टाइमिंग है। जैसे मॉर्निंग जो उसकी टाइमिंग्स हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग की है, 2 टाइम की आपकी टाइमिंग है। और उसी टाइम में आप जाके वहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। और वैसे स्पेशल कोई एंट्री तो कुछ नहीं है, जो भी जाना चाहता है, हाँ, जो जाना चाहता है। तो आशीष, क्योंकि आप तो शिमला के रहने वाले हैं और शिमला में मतलब कि आप पले बड़े हैं, हाँ जी, और आपने यहाँ पर इंदिरा गांधी खेल कॉम्प्लेक्स में खेल खेला है, लेकिन पूरे हमारे हिमाचल के जो युवा हैं या फिर जो हिमाचल के बच्चे हैं वो खेलना चाहे तो कहाँ पर खेल सकते हैं इस खेल को? हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिखाने वाला है। कहीं ना कहीं हमारे एक्चुअली शिमला में तो चलो इसको ताइक्वांडो हब बोलते ही हैं। हाँ। शिमला में तो बहुत सारे हैं हमारे कोचेज ही हैं, वो भी करवाते हैं। ठियोग में भी हमारे वीरेंद्र जी हैं, और रेलवे क्लब यहाँ पे हमारे भागीरथ ठाकुर जी हैं, वो सिखाते हैं। अच्छा। और हमारे अश्विनी सर है, वो कॉम्प्लेक्स में सिखाते हैं। अगर आप बाकी जगह देखा जाए तो चंबा में भी हमारे कोचेज हैं, 2-3 कोचेज हैं जो वहाँ पे ताइक्वांडो सिखाते हैं। एफिलिएशन उनको प्रॉपर जो है वो बिल्कुल ताइक्वांडो सिखाते हैं। और हमीरपुर में भी है, सोलन मंडी में एक्चुअली हमारे अभी बड़े भैया हैं, वीरेंद्र जी उनका नाम है, वो वहाँ पे मंडी में, उनको अभी रिसेंटली उनको वहाँ पे एक स्कूल मिला है, डीवी स्कूल। अच्छा जी, और वो डीवी स्कूल में सिखाते हैं। और वैसे भी बाहर भी से छोटे छोटे जो कैंप्स वगैरह भी लगते हैं हमारे ताइक्वांडो से रिलेटेड, साल में 2 बार कैंप लगता है। उसमें कोई भी अगर बच्चा आना चाहे तो जिसको बोलते हैं कैंप में आके सीख सकता है अपना आगे, जो इसमें अगर कुछ करना चाहता है, खेलना चाहता है, परस्यू करना चाहता है। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैंने आगे इसमें जॉब भी करनी है, तो अगर उस हिसाब से भी तो आगे उसमें परस्यू कर सकता है, हर डिस्ट्रिक्ट में है जी। तो मतलब कि आप कहना चाहते हैं कि अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपके आसपास कोई ना कोई है सिखाने वाला, और कैंप्स भी साथ साथ में लग रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है कि कैंप्स कहाँ पर लग रहे हैं, कब लग रहे हैं। ओके, तो आपने कहा कि आप स्टेडियम में खेल रहे थे, तो स्टेडियम में आपको किस तरह की फैसिलिटीज दी जा रही थी? और क्योंकि जब हम खेलों की बात करते हैं, किसी भी चीज को परस्यू करने की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात आती है हमारी जेब की। जी। ये खेल किस तरह का है? क्योंकि जैसे हॉकी जैसे खेल हैं वो बहुत महंगे रहते हैं, हमें बहुत सारी चीजें रहती है। ताइक्वांडो किस तरह का खेल है? ताइक्वांडो महंगा नहीं है, बहुत नॉर्मल सा है। जैसे नॉर्मल हम अपने कपड़े खरीदते हैं, बिल्कुल मैं तो वैसे ही मानता हूँ। और जहाँ आप खेलने जाएंगे वहीं पे ही आपको ड्रेस प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो अभी आपके कोचेज हैं। जैसे जब हमने खेलना स्टार्ट किया था तो हमारे जो अश्विनी कुमार जी जो हमारे कोच हैं, उन्होंने हमारे को खुद ही ड्रेस प्रोवाइड करवा दी थी। आर्मगार्ड, शिन गार्ड, हमारे कुछ गार्ड्स होते हैं जो बेसिक गार्ड्स होते हैं, वो आर्म गार्ड जो हम आर्म्स में पहनेंगे, शिन गार्ड जो शीन में पहनेंगे, वो गार्ड्स होते हैं, वो भी वही प्रोवाइड कर देते हैं। राउंड अबाउट अगर देखा जाए तो 15 से 2000 का खर्चा है ड्रेस और आर्मगार्ड शिन गार्ड का। ओके। मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आपको बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे कुछ में, सिर्फ वो है कि जो आपकी ये ड्रेसेस जो ये कंपलसरी इसलिए होती है क्योंकि एक डिसिप्लिन में रहता है बच्चा। अब आपको पता है, अब मैंने ड्रेस में आना है, मैंने टाइमली पहुंचना है, तो बंदा एक टाइम से पहले आएगा क्योंकि उसने वहाँ ड्रेस पहननी है, कुछ करना है। तो वो है कि उसमें अगर आप कॉन्टिन्यूटी में अगर करेंगे, वहाँ जाएंगे, अगर कॉम्प्लेक्स जाएंगे या किसी भी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, तो वहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है। ताइक्वांडो गेम में तो बिल्कुल हो जाता है। बिल्कुल, मतलब कि बहुत ही अच्छी गेम है और हम में से कोई भी इसे अफोर्ड कर सकता है। जी।
चाहे वो गांव का बच्चा है चाहे वो शहर का बच्चा है, कोई भी अगर इस खेल में पहुंच जाए तो वो सब कुछ कर सकता है। Yes, ma'am. इसके बाद आप हमें बताइए कि इस खेल को सिर्फ हम खेलते हैं, लेकिन उसके बाद हम ध्यान किन की चीज़ों का रखते हैं? कि एक तो है हमारी प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पर ये खेल डिपेंड करता है। वो कौन सी चीज़ें हैं? हम अगर मेन देखा जाए तो स्पोर्ट्स अगर हम करते हैं तो डाइट मस्ट है। अगर आपकी डाइट प्रॉपर है, अगर आप डाइट प्रॉपर कर रहे हो, सुबह मॉर्निंग में आप जब भी जा रहे हो तो फ्रूट्स लेके जा रहे हो अपना, उससे पहले अपना दलिया या कुछ भी जो एक नॉर्मल जैसा फूड होता है वो अगर खा के जा रहे हो तो आपको प्रॉपरली वहाँ पे भी आपको जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ बनेगी आपकी, वहाँ आप खेलने में जिसको सक्षम बनोगे। अगर आप कुछ करके नहीं जा रहे हो, ना खाना खा के जा रहे हो, डायरेक्ट वहाँ पहुँच रहे हो, मतलब मेन ये है कि डाइट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस गेम के लिए या किसी भी गेम के लिए डाइट बहुत, अगर आपकी डाइट नहीं है तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है। जैसे हम करते हैं, हम प्रोटीन नहीं लेते हैं या कुछ और चीज़ें, तो हमारे लिगामेंट टियर हो जाते हैं। अच्छा, इवन हम फाइट करते करते भी एकदम से लग जाती है। हाँ। तो उस वजह से भी कहीं कहीं ऐसा होता है, कुछ पेन हो जाएगा कुछ। अगर हम प्रॉपर डाइट रखेंगे उसको रिकवर करने के लिए बहुत सारी जिसको बोलते हैं फ्रूट्स हैं जो हम रिकवरी के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल, अगर वो करेंगे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं रहती है। क्या आशीष, अभी आपने इसमें बात की है इंजरीज की, आपने इसमें डाइट का तो बताया है हमें, लेकिन आप नॉर्मल इंजरीज के बारे में बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि किस तरह की इंजरीज होने की संभावना इसमें रहती है? मेनली जो है ये जो हमारे बोलते हैं कि टांगों की गेम है, किक्स की गेम है। बिल्कुल। तो इसमें जो मेनली जो इंजरी होती है फुट इंजरी होती है हमारे को, बहुत ज़्यादा फुट इंजरीज होती है। बाकी थोड़ी बहुत एल्बो में भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब किक करता है कोई भी तो हम ब्लॉक करने के लिए उसको थोड़ा सा आगे लाते हैं तो उसमें हिट हो जाता है तो हो जाता है। पर मोस्टली जो इंजरीज हमारे ताइक्वांडो में होती है वो होती है फुट इंजरीज। अच्छा। और उसमें भी जैसे मतलब हम कोई अगर गलत किक कर देते हैं, हाँ। जैसे हमारा वार्म, जैसे मेनली है जब आप गेम स्टार्ट करोगे, हाँ। तो वार्म अप जरूरी है, कहीं नहीं करते हैं, वार्म अप नहीं करते, तो उससे जो है हमारे मसल टियर हो जाते हैं, हमारी मसल पुल हो जाती है, हमारी हैमस्ट्रिंग मसल जो होती है वो सबसे ज़्यादा जिसको बोलते हैं इसमें इफेक्ट करती है। क्योंकि हम भी जब स्टार्टिंग में जाते थे तो हम भी बस ठीक है यार खेलने जा रहे हैं तो खेलने चले जाते थे। अच्छा। तो कोई वार्म अप नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट वहाँ पे पैड्स लगे होते थे, हाँ। किकिंग करना स्टार्ट कर देना, तो हमारी जो हैमस्ट्रिंग मसल है बहुत पेन करती थी। अच्छा। अब वो जैसे जैसे हम कंटिन्यूटी में जाते रहे, जो हमारे सर है उन्होंने हमारे को समझाया कि ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। अब जाके ऐसा है कि डायरेक्ट वार्म अप करेंगे तो ये मेन जो इंजरीज अगर देखी जाए तो हमारे जो हैमस्ट्रिंग मसल की बहुत इंजरीज होती है और फुट इंजरीज हमारी सबसे ज़्यादा होती है। ओके जी। तो मतलब ये सुन के ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने बीच में वार्म अप की बात भी की है, तो हमारे दर्शक जरूर ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें अवॉइड करनी है? गलतियां वार्म अप ही है वैसे मेन, जो अगर हम बोले तो वार्म अप, कभी भी कोई भी गेम स्टार्ट कर रहे हो आप, वार्म अप जरूरी है आपको बहुत, जिसको अगर आप वार्म अप नहीं करोगे ना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, ना आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। कोई भी आप गेम कर रहे हो, चाहे वो रनिंग से रिगार्डिंग है, चाहे वो किक के रिगार्डिंग है, जिस मर्जी के रिगार्डिंग है, आपको जो है ये बेसिक चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी वार्म अप अगर नहीं करोगे। और वार्म अप के साथ देखा जाए तो अगर मैं अपनी ताइक्वांडो की बात करता हूँ, तो ताइक्वांडो में हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छा, हमारी स्पीड ड्रिल्स होती हैं, हाँ। और स्टेप्स होते हैं जो हमारे फुट स्टेप्स होते हैं, वो हैं, और ये सब जो चीज़ें ये मेनली हमारे जो ताइक्वांडो में वो यूज़ होते हैं। आशीष जी, हम लोग जब खेलों की बात करते हैं तो हम एक टर्म सुनते हैं रिकवरी। वो रिकवरी क्या चीज़ है? रिकवरी मैम डिपेंड करता है आपको किस तरह की इंजरी हुई है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे फुट इंजरी है, अब कई इंजरीज होती हैं हम जैसे निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे मैंने भी बीच में एक आधी बार मैंने निगलेक्ट किया था, मेरे को हिट हुआ था, काफ़ी तेज हिट हुआ था। अच्छा। तो वो मेरा नीला पड़ गया था वो जो पोर्शन था, हाँ। तो जैसे ही मैंने दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसमें कुछ जिसको बोलते हैं इंजरी है, तो मैंने इंजरी नॉर्मल अपना ट्रीटमेंट करवाया, तो उन्होंने बोला आपको छोड़ना पड़ेगा काफ़ी टाइम तक। तो वो 2-3 महीने छोड़ के मैंने फिर कंटिन्यू कर दिया। उन्होंने काफ़ी टाइम बोला था, पर मैंने फिर कंटिन्यू कर दिया, तो वो मेरी चीज़ बढ़ गई। अच्छा। फिर जब मैंने सबसे कंसर्न किया उन्होंने बोला कि रेस्ट करो, ठीक हो जाएगा। अब वो मेरे ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ रेस्ट। अगर मैंने रेस्ट प्रॉपरली किया है, वो किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे फुट रेस्ट है मेरा, अच्छा। अगर मैंने प्रॉपर रेस्ट किया है, उसमें तो इवन ऐसा होता है कि 10 दिन तो आपको वॉक भी नहीं करनी पड़ती। अच्छा। अगर आप बिल्कुल आराम से चलोगे तो वो ठीक हो जाता है, और अगर आप उसमें रेस्ट दोगे तो बहुत जल्दी रिकवर होता है अकॉर्डिंग टू। अगर आप उसमें रेस्ट नहीं दोगे या कंटिन्यू खेलते रहोगे, कुछ करते रहोगे, जैसे करते ही हैं हम, काफ़ी प्लेयर्स हैं जो नेशनल है कम, हम जाना है यार, हमने जाना है, वो करते हैं,
तो मेरे हिसाब से रिकवरी ज़रूरी है, और रिकवरी मेनली होती रेस्ट से ही है। रेस्ट करो और प्रॉपर डाइट लो। डाइट के हिसाब से, वो भी डाइट किस हिसाब से होगी, जिस हिसाब से आपको इंजरी, उस हिसाब से आपको डाइट जो है वो आपके जो भी कोच होंगे वो आपको बता देंगे कि इस हिसाब से आपकी जो है रिकवरी हो जाएगी। तो आशीष जी, कहने का मतलब हमारा ये है कि जब हम लोग ताइक्वांडो खेल की बात कर रहे हैं तो हम एक प्रॉपर वार्म अप किसी भी खेल के लिए जरूरी है वैसे, लेकिन हम ताइक्वांडो की बात कर रहे हैं तो वार्म अप, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, जो प्रॉपर एक्सरसाइजेस चाहिए होती है हमें, और उसके बाद आती है हमारी रिकवरी, और उसके साथ आती है हमारी डाइट की बात। तो ये सारी चीजें हमें देखभाल करनी चाहिए इन सब चीजों की। इन सब चीजों से मुझे याद आया कि आजकल हमारा सोशल मीडिया का जमाना है, और हम लोग क्योंकि अब जो हमारे खिलाड़ी हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन गए हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हाँ ये खिलाड़ी ऐसे किक मार रहा है, ऐसे कर रहा है, और हमारी जो आम दर्शक है वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो घर पर करना शुरू कर देते हैं। कितना सेफ है ये कि बिना एक्सपर्ट की मदद के हम लोग बहुत सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं? मैम, घर के लिए तो मैं किसी को भी प्रेफर नहीं करता कि आप घर पे ही ट्रेनिंग करो, क्योंकि आपको ना प्रॉपर एक्सरसाइजेस का पता है। ठीक है, जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो बताते हैं कि आप ये चीज़ करो, ये, पर वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ छोड़ देते हैं, और उस वजह से हमारे को इंजरीज होती हैं। अच्छा। और वही इंजरीज आगे बढ़ के हमारे को दिक्कत देती हैं, बहुत सारी इंजरीज। तो मेरे हिसाब से घर पे नहीं करना चाहिए। हाँ। आप एक प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूट में जाओ, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है आप उसमें जाओ, या अगर आपके कोई घर पे ही कोई सिखाने वाला है, जैसे कोई ब्रदर है, सिस्टर है, कोई भी है, वो अगर आपको कोई ट्रीट कर रहा है कि हाँ आप ऐसा करो, ये करो, तो बेटर है। बट खुद से मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हल्का फुल्का हम कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम ज्यादा ही रीग्रेस प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, तो हमें हमारे किसी एक्सपर्ट की या फिर किसी ऐसे इंसान की मदद लेनी है जो हमारी मदद पूरी तरह से कर सकता है, जिसे खुद भी वो चीजें पता हो। आशीष जी, इससे पहले कि हम और भी ज्यादा बड़े लेवल पर जाएं, हम लोग क्योंकि प्रतिभाओं की बात कर रहे हैं और प्रतिभा उभारने के लिए जो पहला कदम होता है हमारा, ताइक्वांडो में कैसे शुरू होता है, कौन कौन से स्टेजेस में ताइक्वांडो का खिलाड़ी किन स्टेजेस को होकर गुजरता है? अगर मैम स्टार्टिंग से बात की जाए तो जैसे भी बच्चा कोई भी अगर इनरोल करता है ताइक्वांडो में, तो उसमें हमारे ड्रेसेस मिलती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, तो उसमें हमारी बेल्ट्स होती हैं। अच्छा। तो वो स्टार्ट करेगा वाइट बेल्ट से, उसके बाद उसको मिलेगी येलो बेल्ट। अच्छा। येलो के बाद है ग्रीन, फिर ग्रीन 1, उसके बाद ब्लू, फिर ब्लू 1, फिर रेड, फिर रेड 1, उसके बाद ब्लैक बेल्ट, जिसको हम ब्लैक बेल्ट बोलते हैं, पर वैसे जो उसका मेन है वो होता है फर्स्ट रैंक, जो कि मैं इस वक्त हूँ। तो ये तो रही बेल्ट्स की बात। अब हमारा जो ताइक्वांडो है वो भी दो पार्ट्स में, अगर देखा जाए तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अच्छा। एक हमारा क्यूरिगी मींस फाइट, और सेकंड वन इज पुमसे। अच्छा। पुमसे में आप कुछ उसमें ब्लॉक्स करेंगे, पंचेस करेंगे, कुछ स्टेप्स करेंगे, ये चीजें उसमें ज्यादा होती हैं। तो अगर वैसे नॉर्मली अगर करना है तो आपको जो स्टार्टिंग है वो तो यहीं से ही होगी कि आप पहले अपनी बेल्ट्स पे फोकस कीजिए। येलो बेल्ट के बाद जो है आप जो जिसको बोलते हैं जो आपका सब जूनियर है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा। हमारे जो इसमें डिवाइडेशन है वो है सब जूनियर, कैडेट, जूनियर, आफ्टर दैट सीनियर। तो ये डिवाइड होता है, और इसी हिसाब से अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे तो बेल्ट्स भी इसी हिसाब से आपको मिलती रहेंगी। पर ये है कि अगर आपने सीनियर में जाके अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, अपने नेशनल जिसको बोलते हैं नेशनल खेलने जाना है, तो उसके लिए आपको ब्लैक बेल्ट कंपलसरी, फर्स्ट रैंक कंपलसरी है। ठीक है, ओके, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि ताइक्वांडो में जब हम लोग खेल रहे होते हैं तो दर्शकों वहां पर भी हमारे डिफरेंट लेवल होते हैं, और बेल्ट का अलग अलग कलर हमें बताता है कि हम कौन से लेवल पर हैं। सभी लेवल को पार करके हम लोग सारी चीजें कर रहे होते हैं। लेकिन अब हम लोग आशीष जी की जर्नी के साथ जान रहे होंगे कि कौन कौन से खेल खेले जाते हैं ताइक्वांडो की फील्ड में, कहां कहां पर खेले जा सकते हैं, और भी हम बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। तो आशीष जी, आप हमें ये बताइए, क्योंकि हमने आपकी जर्नी जो है अभी तक की वो कवर की थी, लेकिन अब हम आपकी 9th क्लास, जहां से आपने अपने राज्य स्तर के खेल खेलना शुरू किए थे और उसके बाद आप राष्ट्रीय स्तर पर भी गए हैं, तो सबसे पहले आप कहां पर गए और कैसे आपके खेल शुरू हुए थे? स्टार्ट तो मेरा कॉम्प्लेक्स से ही हुआ था। वैसे स्कूल लेवल से मैं खेलता था, बट स्कूल चेंज होने की वजह से मैं कुछ खेल नहीं पाया था, वो चेंज हो गया था। तो आफ्टर दैट मैंने कॉम्प्लेक्स से ही अपना सारा जो है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट खेला है। स्टेट के बाद मैं नेशनल खेलने गया था, और नेशनल के बाद जो है वो एक मैंने इंटरनेशनल भी खेला है, ओपन इंटरनेशनल जो है मेरा जी, वो ताइक्वांडो में दिल्ली में जो हुआ था उसमें मैंने खेला था। अच्छा। तो अगर स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो ये जो है वो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, अगर उसके बाद भी आपने जैसे आपने कहा है कि इसमें और क्या है, तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं और ओलंपिक्स हैं और एशियन गेम्स हैं, उसमें भी जो ताइक्वांडो है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो हमारे अलग से ट्रायल्स होते हैं।
जैसे हम नेशनल मेडल, अगर हमारे को नेशनल मेडलिस्ट हैं हम, तो आफ्टर दैट उसके बाद जो है हम एशियन गेम्स के लिए या कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हम वहाँ अपना ट्रायल देने जाएंगे। अच्छा। अगर उस ट्रायल को हम क्वालिफाई करेंगे तब हम अपने वेट कैटेगरी में आगे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है हमारा, जो मैं समझ पा रही हूँ, कि हम लोग इसमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तो खेल ही सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के मौके भी पूरे जी हैं। जी जी मैम, जी। बिल्कुल। तो 9th क्लास में जब आप थे, जब अपने राज्य स्तर की खेल खेले थे, वो किस तरह के खेल थे, और उसके बाद भी आपने किस किस तरह के खेल खेले हैं? 9th क्लास में तो जब मैं था तो उस टाइम तो मैंने नॉर्मल जो हमारे स्टेट लेवल होता है वही किया था, और उसके बाद हमारे थोड़े से चेंज हो गए थे, होते तो थे बट उसमें एक पाइका करके आया था, मेरे को उसकी फॉर्म याद नहीं है, और दूसरा था राजीव गांधी खेल अभियान करके। अच्छा। उस टाइम जो है बच्चों के लिए, और वो मोस्टली आया था कि जो बच्चे खेलने में ज़्यादा रुचि रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा था वो। तो उसमें मैंने भी, जिसको बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट किया। 2 बार मैं उसमें जो है मैंने अपना सहयोग दिया है। अच्छा। नेशनल लेवल पे जी। और वो जो मेरे नेशनल्स हुए थे वो एक हमारे गुजरात में हुए थे और दूसरे हरियाणा में हुए थे जी। ओके। तो आज के समय में आशीष जी आप क्या कर रहे हैं? आपकी खेल की स्थिति क्या है, आपकी पढ़ाई की स्थिति क्या है, और आपकी फ्यूचर पर्पस क्या है, गोल क्या है? मैम अभी तो मैं अपनी मास्टर जो है परस्यू कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से, और मेरी इससे पहले मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज चौड़ा मैदान से की है जी। और अगर फ्यूचर की बात की जाए तो इसी में ही मेरा कोशिश है कि हमारे NIS करके होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से हम सर्टिफिकेट जो है तो हम एज अ कोच कहीं पे भी जिसको बोलते हैं कोचिंग दे सकते हैं, तो वो करने का अभी मेरा विचार है। अच्छा। बाकी अगर इससे हट के देखा जाए तो अभी मेरा एक इंटरनेशनल जो है वो खेलने का है कि एक इंटरनेशनल अगर खेलना चाहते जी हो? मैम अभी तो 3-4 साल तो डेफिनेटली मैं खेलूंगा जी मैम। तो जैसे कि आप बात भी कर रहे हैं, आपने राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला है, तो आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा लगती है, जैसा कि आपने बताया था कि 4 से 6 घंटा आप रोज प्रैक्टिस करते हैं। मैम। इसके साथ साथ आप पढ़ाई और जो आप बाकी एंट्रांस टेस्ट वगैरह हैं उसको मैनेज कर लेते हैं? यस मैम, हो जाता है, मैनेज हो जाता है। वो यही है कि आपको थोड़ा सा टाइम जो है देना पड़ता है, थोड़ा आपको पढ़ाई की तरफ भी देना पड़ेगा, स्पोर्ट्स की तरफ। पर ये है कि अगर आप स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स वाले हो, जैसे मैं हूँ कि मैं स्पोर्ट्स ही खेलता हूँ, तो अब थोड़ा सा वो बंद गया हुआ हूँ कि हाँ मेरे को पता है कि कब किस चीज़ को कितना टाइम देना है, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो अब इतना एंट्रांस टेस्ट हो गए, यूनिवर्सिटी के एंट्रांस टेस्ट हो गए, वैसे टेस्ट हो गए, और जो हमारे कॉलेजेस के टेस्ट होते हैं, अब उसमें इतना ज़्यादा नहीं होता कि हाँ मुझे पता है कि कितना आपको टाइम किस चीज़ को देना है, लेकिन मैनेज हो जाता है। जी मैम, टाइम मैनेजमेंट हो जाती है। बिल्कुल मैम। आपको कोई भी चीज़ कंटिन्यूटी में करोगे तो फिर वो आपको जैसे आदत भी पड़ जाती है कि नहीं यार इतना करना है, इतना, तो वो हो जाता है मैम जी। तो इस खेल में हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये डिफेंस का है और ये थोड़ा फाइट का बोलते हैं हम इसे, महिलाओं की क्या स्थिति है इस खेल में, जितना भी आपने देखा है और समझा है? मैम अगर देखने की बात है तो हमारे कई यहाँ पे जो हमारे साथ जो खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी गर्ल्स भी हैं उसमें से, जिन्होंने जिसको बोलते हैं नेशनल हमारे साथ ही रिप्रेजेंट किया है। एक हमारे सीनियर प्लेयर हैं हिना वर्मा जी, उन्होंने तो इवन दुबई में जाके जी इंटरनेशनल खेला है और वो सिल्वर मेडलिस्ट है। ओह, हमारे हिमाचल प्रदेश सिल्वर मेडलिस्ट है इंटरनेशनल में जी। तो गर्ल्स के लिए तो बहुत बेटर है, मतलब बेटर नहीं, मैं बोलता हूँ बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपने एज अ जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है आज की डेट में तो बहुत अच्छा है। और इसमें ज़रूरी नहीं कि आपने फाइट ही करनी है जी। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसमें कि ताइक्वांडो में 2 पार्ट्स हैं, क्यूरीगी का है, दूसरा पुमसे का है, तो आप पुमसे भी कर सकते हो। पुमसे में मेनली क्या है, उसमें आपको सेल्फ डिफेंस का ज़्यादा है जी, कि आप कैसे, और मेनली कोई भी गेम है रिगार्डिंग मार्शल आर्ट तो वो आपको ये नहीं सिखाती कि आपने किसी को मारना है, वो आपको ये सिखाता है कि आपने खुद का बचाव, आत्मरक्षा कैसे करनी है। और वही है वो जो पुमसे है वो मेनली इसी चीज के लिए है कि आप कैसे ब्लॉक करते हो, कैसे पंच करते हो, वो मेन उसका है। अगर कोई लड़की अगर बोलती कि नहीं मैंने फाइट नहीं करनी है, उसमें ये हो जाएगा, तो पुमसे बहुत बेस्ट है, बेस्ट जिसको मैं बोलता हूँ। उसमें ये है कि आपकी जिसको बोलते हैं जो आपका मेंटल जो वो है वो बहुत जिसको बोलते हैं शार्प हो जाता है, आप बहुत शार्प हो जाओगे किसी भी चीज को करने के लिए। अच्छा जी, तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं जी। ओके, तो दर्शकों आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना है ताइक्वांडो खेल के बारे में, बहुत ही विस्तार के साथ चर्चा की है और हमने ये भी जाना है किस तरह से खेलना है, कहाँ पर खेलना है, कब खेलना है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और किस तरह से प्रतिभाएं उभर सकती है। तो दर्शकों
आज के इस कार्यक्रम में हमने ताइक्वांडो के बारे में आशीष जी से बहुत कुछ जाना है। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप इसी तरह के कार्यक्रम देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद।